अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह 9 और मैं हूं माविश सैयद। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, चाहे घर हो, दफ्तर हो, फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर्स, तो हम क्या आपस में सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं? परेशानियाँ। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ गई है, बीमारी है। हर वक्त हमारी आदत है कि हम ढूंढ ढूंढ के परेशानियों को डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको पता है क्या होता है? कहा जाता है कि व्हाट यू फोकस ग्रोज, मतलब कि आप जिस चीज़ पे भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी ज़िंदगी में, या ज़्यादा हमें महसूस होगी बढ़ती हुई, चाहे वो खुशियाँ हों चाहे परेशानियाँ। तो आपका फोकस जहाँ पर भी है वो चीज़ आपको बढ़ती हुई महसूस होगी। तो करें क्या? हमें तो आदत है, हम तो हमेशा बचपन से बड़े हो गए परेशानियों का रोना रोते रोते या परेशानियों का जिक्र करते करते। करना ये चाहिए कि ये सोचिए कि आज एक नया दिन है, एक नई प्रैक्टिस करते हैं। आज से हम एक नया समझे कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज सारा दिन हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी परेशानी का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, बिजली का बिल आया हुआ है, बहुत ज़्यादा आया हुआ है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट टुडे। फ़ीसें बढ़ गई हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट टुडे। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, आज उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। आज हमने क्या करना है? हमने डेलिबरेटली, जानबूझ के सिर्फ़ और सिर्फ जो अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में उन पे फोकस रखना है। अब कोई मुझे कहेगा कि माविश हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, बहुत ही परेशानी है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि अगर बिजली का बिल जिस दिन बहुत ज़्यादा आ जाता है तो हम जो सारी अच्छी चीज़ें उनको इग्नोर करके सिर्फ बिजली का बिल, बिजली का बिल, बिजली का बिल और उसी पर झगड़ा कर रहे होते हैं। हालांकि ये जो एक नया दिन है ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, बहुत अच्छी चीज़ है। हम जिंदा उठ गए, ये एक बहुत अच्छी बात है। आंखें काम कर रही हैं, हम बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस ले पा रहे हैं, घर में कोई बीमारी नहीं है, एंड लिस्ट गोज़ ऑन। 5 चीज़ें अगर हम दिन में नोटिस करें, 5 तो मैं बहुत कम कह रही हूँ, अगर अभी आप सोचना शुरू कर दें कि मैं क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में अच्छी हैं। इट कैन बी आपकी सेहतमंद औलाद, आपके माँ बाप हयात हैं, आपकी नौकरी अभी तक कायम है। इतनी लंबी लिस्ट होगी कि रात हो जाएगी, मगर हम जो ब्लेसिंग्स अल्लाह की हम गिनना ख़त्म नहीं होगी, वो गिनती ख़त्म नहीं होगी। आज से ये शुरू कीजिए, परेशानी बिल्कुल है, उसको थोड़ी देर साइड में रखें एंड स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। क्योंकि मैंने क्या कहा कि व्हाट यू फोकस वो ही चीज़ बढ़ती है। तो अगर खुशियों की तरफ और नेमतों की तरफ फोकस होगा तो हमें ऐसा महसूस होगा कि मेरी ज़िंदगी तो नेमतों से भरपूर है। आज दिन का आगाज़ इस थॉट के साथ करते हैं और अब देखेंगे कि जब रात तक ही हम परेशानियों को इग्नोर करके खुशियों को काउंट करेंगे तो हाउ विल यू फील। यकीनन मूड भी बेहतर होगा, चिड़चिड़ापन भी कम होगा और ये एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी कितनी सारी नेमतों के साथ दी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मेरे साथ शेफ़ साइमा मौजूद हैं जो कि हमें कुछ बहुत ही मज़ेदार सिखाने जा रही हैं। साइमा, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई ब्रंच प्लान करते हैं या कोई हाई टी प्लान करते हैं तो सैंडविचेस हम सब बना रहे होते हैं, लेकिन सैंडविचेस में कोई इतनी ख़ास वैरायटी हम नहीं दे पा रहे होते। आमतौर पे वो एक चिकन सैंडविच बना लिया या एग सैंडविचेस बना लिए। तो आज मैं देख रही थी कि आपके पास ब्रेड स्लाइसेस और चिकन और इतनी सारी चीज़ें रखी हैं, तो आप बना क्या रही हैं आज? जी मैविश, आज मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन एंड वेजिटेबल कोल्ड सैंडविचेस लेकर आई हूँ। ठीक है। और आई एम श्योर कि ये बड़े और बच्चे दोनों को पसंद आएंगे। तो अच्छा, क्या ये सैंडविचेस हम उसमें बच्चों के साथ लंच में भी दे सकते हैं? जी बिल्कुल। इन सैंडविचेस की अच्छी बात यह है कि आप इनको लंच में बच्चों को दे सकते हैं, आप इसको एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं, एज अ हाई टी में हाई टी प्लेटर्स होते हैं, आप अपने घरों में हाई टी प्लेटर्स में इनको सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई भी ग्रैंड डिनर है तो उसको एज अ स्टार्टर भी आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा साइमा, होता क्या है, अक्सर सैंडविचेस हम बनाते हैं जैसे बर्थडेज़ पे, हाई टी पे, और हम जब सेट कर देते हैं थोड़ी देर बाद ऊपर से सूखने शुरू हो जाते हैं। वो क्या वजह होती है? जी हाँ मैविश, मैं भी अक्सर लोगों से ये कंप्लेन मुझे सुनने को मिलती है कि हम जो भी सैंडविचेस बना रहे होते हैं वो हमारे ड्राई हो जाते हैं। तो आज मैं उनकी ये कंप्लेन भी दूर करूँगी और बताऊँगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमारे सैंडविच को बिल्कुल मॉइस्ट रखेगा। ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स जो है वो तो आप इंग्रेडिएंट्स बताएंगे अब? बिल्कुल, मैं इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बताना शुरू कीजिए। जी, चूँकि सैंडविचेस बना रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ब्रेड स्लाइसेस चाहिए हैं। उसके अलावा हमें यहाँ पे 400 ग्राम बॉइल्ड हमने चिकन कर ली थी और उसको श्रेड भी कर लिया था। चाहे तो आप श्रेड कर लें, चाहे आप इसको चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लें। इसके अलावा हमें इसमें 1 कप ऑफ मेयोनीज़ जाएगा,
1 टीस्पून ऑफ श्रीराचा सॉस जाएगा। अगर श्रीराचा सॉस आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप उसकी जगह हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं और केचप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे, 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें पेपरिका पाउडर डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, थोड़ी सी शुगर जाएगी। इसके अलावा ये चूँकि चिकन एंड वेजिटेबल कोल्ड सैंडविचेज़ हैं तो हमने ये अपनी पसंद की चॉप्ड कैबेज रख दी है, थोड़ी सी श्रेडेड हमने इसमें गाजरें ले ली हैं और चॉप्ड करके ऐसे हमने थोड़े से कुकुम्बर्स काट के रख लिए हैं। इसके अलावा इसका जो बहुत अच्छा जो इंग्रेडिएंट है जो हमारे सैंडविच को मॉइस्ट करने में भी हेल्प करेगा वो है हाफ कप ऑफ चेडर चीज़। उसको भी आप ग्रेट कर लीजिए। इसके अलावा जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि आपके सैंडविचेस को मॉइस्ट रखेगा वो मैविश है थोड़ी सी क्रीम। अच्छा, ठीक है। मैविश होता ये है कि जब हम सैंडविचेस बना रहे होते हैं तो लोगों को ये शिकायत आती है कि हमारे सैंडविचेस ड्राई हो गए। तो मेयोनीज़ जो है, मेयोनीज़ इटसेल्फ बहुत थिक होता है, ठीक है। तो जब हम मेयोनीज़ के साथ हम कोई भी मिक्सचर मिक्स करते हैं तो मिक्स करने में भी हमें प्रॉब्लम आ रही होती है। बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ी थोड़ी करके क्रीम ऐड करने की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप एकदम से डाल दें कि ऐसा भी ना हो कि आपका जो मिक्सचर है वो रनी हो जाए। हमने हिसाब से थोड़ा सा टेबल वाइज पोर करते रहना है और उसको चलाते। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ऐड करके देखें जब तक डिजायर्ड मिक्सचर वाली कंसिस्टेंसी हो जाए जो स्प्रेड हो सके इजीली। ओके, कि ऐसा भी नहीं हो कि आपको खींच के स्प्रेड करना पड़े और ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल रनी हो जाए। तो अच्छा, एक और बात, अक्सर हम बाज़ार से सैंडविचेस ख़रीदते हैं और मुझे कोई कहता है ना टेस्ट करो तो मैं ट्राई करती हूँ तोड़ के बीच वाला लूँ क्योंकि उसी में फिलिंग होती है। तो ये भी अक्सर लोग ख्याल नहीं रखते सैंडविचेस बनाते हुए। मार्केट में जो भी सैंडविचेस अवेलेबल हैं उनके साथ मुझे हमेशा से ये कंप्लेन रही है कि आप जब भी बाइट लेते हैं ना तो साइड के कॉर्नर्स वो बिल्कुल ड्राई होते हैं, उसमें कोई वर्किंग ही नहीं होती और सिर्फ आप बस बीच में मतलब एक फिलिंग सारी बीच तो में बस फिलिंग बीच में होती है और वो भी इतनी ऐसी फिलिंग होती है बस इंसान बोले मुंह से निकाल कर फेंक दे। तो उसका तरीका ये है और मैं सबको तमाम अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि हमें सबसे ज़्यादा ब्रेड स्लाइसेस के साइड्स पे काम करने की ज़रूरत है। जब आप इसके साइड्स रिमूव करें, कॉर्नर्स रिमूव कर दें तो आप अपने बैटर को बीच में रखने के बजाय यहाँ से यानी इस साइड से रख के स्प्रेड करें पूरे सैंडविच पे ताकि वो पूरा स्प्रेड आउट अच्छे से हो जाए। उससे माविश आपको उससे जब आप बाइट लेंगी तो हर जगह चिकन का मिक्सचर, वेजिटेबल का मिक्सचर, वो क्रंचीनेस आपको मिलेगी और आपके कॉर्नर्स भी बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे। और ये एब्सोल्युटली बहुत हेल्दी स्नैक है क्योंकि अच्छा हम कोई से भी हम कॉर्न भी डाल सकते हैं। बिल्कुल, मैं इनका ऑल्टरनेट भी आपको बता देती हूँ। बहुत सारे घरों में बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कोई बच्चा गाजर नहीं खा रहा, कोई कैबेज नहीं खा रहा, तो आप ऑल्टरनेट के लिए एज एन ऑल्टरनेट जो सैंडविचेस में चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं वो स्वीट कॉर्न्स हैं। आप ऑलिव्स यूज़ कर सकती हैं चॉप करके। अगर किसी बच्चे को मशरूम पसंद है तो आप मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं ऐसा करें फिर जब तक आप असेंबल करें, सैंडविचेस रेडी करें क्योंकि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ईट देम। दिखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। जब तक हमारे सैंडविच असेंबल होते हैं हमारे पास एक बहुत ही ख़ास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैंने शुरू में प्रोग्राम में बात की थी ना, हमें आदत है हर वक्त अपनी परेशानियां रोने की, दुखों का इजहार करने की और हर वक्त चुन के हम अपनी परेशानियों का ही जिक्र करते हैं और जिसकी वजह से हम उदास और डिप्रेस रहते हैं। हमारी जो अब मेहमान है जो स्टूडियो में है वो हमें बताएंगी कि डिप्रेशन एक्चुअली है क्या भला और ये वाकई डिप्रेशन है या जब हमें सिर्फ महसूस होता है। लेकिन हम सारी ये गुफ्तगू करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस, वील बी राइट बैक after a while, so stay tuned. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि हमारे साथ जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं वो हमें ये बताने वाली हैं जो हम हर वक्त कहते हैं कि जी मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है या मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो क्या ये रियलिटी है कि हम हर वक्त डिप्रेशन में इतनी आसानी से चले जाते हैं या फिर ये कुछ और है? मेरे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और मैं कुछ भी सोच रही होती हूँ, दिमाग में कोई गुत्थी होती है तो मैं इन्हीं को फ़ोन करती हूँ कि बताओ इफ़ आई एम फीलिंग दिस कि ये सच है कि भी या फिर मेरे दिमाग की इख्तरा है। तो लेट्स वेलकम
सफ़िया दोस्त मोहम्मद। कैसी हैं सफ़िया आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। सफ़िया, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और हमारे लिए अपने वक्त निकाला और आके हमसे हमारे सेगमेंट में आप हमें बताएंगी कि जो मैं आपसे बात कर रही, अभी मैं जब नाजरीन से बात कर रही थी कि हमें बड़ी आदत है, ओवर यूज्ड टर्म है ना, जब हम आपस में बात करते हैं हम कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में जाती जा रही हूँ। तो क्या ये डिप्रेशन इतनी आसानी से हो जाता है या ये कुछ और है? अच्छा, बड़ा अच्छा आपने पूछा। लोग अक्सर क्या करते हैं कि लेबल्स को अपने लिए बड़ा लूजली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम अपने आप को बड़े आसानी से लेबल कर देते हैं, जी मैं तो डिप्रेस्ड हूँ। चाहे सैडनेस भी एक इमोशन है जिसको लोग महसूस करते हैं, और वो सैडनेस को और डिप्रेशन को आपस में मिक्स कर देते हैं अक्सर। तो जैसे कोई चीज़, कोई जॉब में मेरे साथ कोई सान्या हो गया, या कोई जॉब किसी की चली गई, या कोई लॉस हो गया, या फिर दोस्त से लड़ाई हो गई, या कोई भी घर में प्रॉब्लम हो, तो अक्सर हम क्या महसूस करते हैं, थोड़ी सी उदासी महसूस करते हैं, सैडनेस महसूस करते हैं। अच्छा, अब उसको भी अक्सर लोग क्या करते हैं, लेबल कर देते हैं डिप्रेशन, और उन दोनों में बहुत फ़र्क है। सैडनेस जो है वो एक इमोशन है, एक जज्बा है जो आप महसूस करते हैं, जो वक्ती है, जो एक शॉर्ट टाइम के लिए आपका 1-2 दिन में, कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो डिप्रेशन नहीं है। सैडनेस जैसे एक आपको इमोशन फील हो रहा होता है किसी भी वजह से, कोई कॉज होता है उसके पीछे, कोई ना कोई आपको पता होता है, अच्छा ये हुआ इस वजह से आपको एक फीलिंग, डाउन सी फीलिंग महसूस हो रही थी। डिप्रेशन के साथ ये नहीं होता। डिप्रेशन के जहाँ बहुत सारे सिम्टम्स हैं, उसमें से एक सिम्टम सैडनेस भी है कि आपको उदासी से महसूस होती है। तो डिप्रेशन के लिए जैसे हम बात करते हैं अगर, तो डिप्रेशन में आपको महसूस होगा, एक तो जो चीज़ें करने में आपको पहले मज़ा आता था वो अब दिल नहीं चाहता करने में, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं मेरा दिल उठ गया है, अब मेरा दिल किसी चीज़ में नहीं लग रहा। तो क्या ये अगर दिल आपका उठ गया और आपको दिल लगना मतलब बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए ख़त्म हो गया, तो उसको हम ये समझें, या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको मैं बताऊं कि अच्छा ये सैडनेस नहीं है, या अब मैं वाकई डिप्रेशन में जा रहा हूँ? देखिए, अगर डिप्रेशन के बारे में ये आपको क्लेरिफाई करना है कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे सैडनेस है, तो सबसे बेहतर सोर्स तो आप किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। ये एक डायग्नोसिस है, और डायग्नोसिस का मतलब ये है कि आपके उसके पास जाना है, आपको उसको केस हिस्ट्री और वो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपसे सारी डिटेल्स देगा, फिर आपकी डायग्नोसिस बनाएगा। ये जो हम पढ़ के, नेट पे पढ़ के या सिम्टम्स पढ़ के हम खुद तारी करने लगते हैं, अच्छा नहीं मुझे तो ये भी है, अच्छा नहीं मुझे तो ये भी है, हत्ता कि वो सब कुछ हमें नहीं होता। कहते हैं ना कि आप गूगल पे थोड़ा सा कहेंगे मुझे खुजली है, वो आपको कैंसर तक पहुंचा देता है। हाँ, क्योंकि हम इतनी डेप्थ पे जाते हैं। अब डिप्रेशन में एक तो मैंने आपको बताया कि आपका दिल नहीं चाहेगा वो काम करने का जो आपको पहले दिल करता था, प्लस एक उदासी आपको रहेगी, लेकिन उदासी की वजह नहीं होती, एक जनरल उदासी आपको चल रही होती है। और उसके अलावा आपकी भूख जैसे ज़्यादा हो गई या कम हो गई, बिस्तर से निकलने को दिल नहीं चाहेगा, कपड़े बदलने को दिल नहीं चाहेगा, नहाने को दिल नहीं चाहेगा, आपका किसी से बात करने को दिल नहीं चाहेगा, आइसोलेशन में आप चले जाएंगे, झगड़ालू से हो जाएंगे, सब्सटेंस अब्यूज़ शुरू कर देते हैं। अगर खुदा न खास्ता वो किसी भी जैसे अल्कोहल या ड्रग्स में पहले कभी लिया है तो वो शुरू हो जाता है, सेल्फ हार्म शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, मूड ऊपर नीचे जाने लगता है, कुछ समझ नहीं आता, आपकी सेल्फ इस्टीम लो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ हुई नहीं, होपलेसनेस सी फीलिंग आ जाती है, मायूसी की कैफियत आ जाती है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग आ जाती है। इसके अलावा और बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अच्छा, सैडनेस जैसा आपने कहा कि वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन अगर ऐसी उदासी है जो मुझे वक्ती हुई और मैं कुछ अर्से बाद निकल आई, या अगर मैं किसी को मिस कर रही हूँ और उनका फ़ोन आ गया, तो दैट इज़ सैडनेस, क्योंकि वो प्रोलॉन्ग नहीं हुआ। तो ये आपने देखना है कि आप सेम फीलिंग ओवर टाइम महसूस करें, मतलब ये कैसे मुझे अंदाज़ा होगा कि अब ये सैडनेस नहीं है, अब ये डिप्रेशन ही है? देखिए, एक तो अगर सैडनेस है तो कोई नोन रीज़न आपको पता होगा, कि जैसे अगर मैं एक ख़वातीन के हवाले से आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे बच्चे से किसी चीज़ पे नाराज़ हो गए या गुस्सा आ गया या कोई दुख सा महसूस हुआ, उसने कोई बात कह दी, अब आपको एक फ़ीलिंग महसूस होगी दुख की, वो सैडनेस होगी, आपको नोन कॉज पता है। और फिर ये होगा, ये ब्रीफ होता है, तो कुछ दिन या तो थोड़ी देर में चला जाएगा या फिर कुछ दिनों में चला जाएगा। dwell in it, रहेंगे नहीं रहते आप उसमें। अच्छा, क्या ये मुख्तलिफ है बच्चों में, बड़ों में, टीनेजर्स में?
करें। इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी सैडनेस के हवाले से, कि जैसे आपको मैंने कहा कि कोई ना कोई ये रहता नहीं है। अच्छा, अब डिप्रेशन में भी हो सकता है कि सैडनेस किसी की कुछ हुआ, कि अगर आपकी जॉब चली गई तो ये आप कहेंगे ये तो कॉज है, उसके बाद मुझे पता चला डिप्रेशन है, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ हो ही रहा था। वो ट्रिगर ज़रूर हो सकता है। ट्रिगर का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी चीज़ जिसने उस चीज़ को स्टार्ट करवा दिया। ओके। तो वो कोई उस वक्त रीज़न हो सकता है, लेकिन पहले से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मौजूद हो रही थी, पाइल अप हो रही थी, रूट मौजूद। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तो अभी आपने जैसे मुझसे सवाल किया क्या बच्चों में और बड़ों में कुछ फ़र्क होता है? हाँ, फ़र्क होता है। देखिए, हम बड़े तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, हम बता भी देते हैं, हम बोल भी देते हैं, और हम बहुत सारे सिम्टम्स, बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे बोल नहीं पाते, तो वो अपने डिफरेंट बिहेवियर्स के थ्रू दिखाते हैं। एक क्रैंकी हो जाएंगे, स्कूल जाने का दिल नहीं चाहेगा, ज़्यादा क्लिंगी हो जाएंगे माँ बाप से, रोएंगे भी, क्राइंग स्पेल्स भी आएंगी। तो वो आप समझ लें कि हाँ, ये बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स। और हम कह देते हैं, लेबल कर देते हैं, तो ज़िद्दी है, ये तो रोतू है, हर बात पे रोता रहता है, मगर इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ बॉदरिंग हिम। हाँ, देयर इज़ समथिंग। अगेन मैं बहुत सिर्फ एक दो सिम्टम्स के थ्रू बहुत डिफ़िकल्ट होता है एसेस करना। जब तक आपके पास कोई आए नहीं, आप पूरी उसकी पूरी केस हिस्ट्री लेके और उसके ऊपर जो भी रेलिवेंट टेस्ट हैं, स्केल्स हैं, वो अप्लाई करके आप फिर डायग्नोसिस बनाते हैं। ये एक डायग्नोसिस है। जैसे बच्चे तो आपने कहा क्रैंकी होते हैं, ज़िद करने लग जाते हैं, बार बार रो रहे हैं, अम्मा को नहीं छोड़ रहे। टीनेजर्स में एक आम लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चे ने मुझसे बात करनी छोड़ दी है, अनइंटरेस्टेड है वो सारी चीज़ें। हाँ, किसी भी काम में वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, अकेला अकेला रहना चाहता है। हाँ, अकेला। अब देखिए, आइसोलेशन हो गया, सेल्फ हार्म हो गया, अगेन सैडनेस हो गई, वो उसमें होंगी चीज़ें सारी की सारी, और बिहेवियर्स में उसका दिल नहीं लग रहा काम में, ठीक है, ये सारे बिहेवियर्स नज़र आते रहते हैं। अडल्ट्स में आपको एक जो बहुत चीज़ है, अडल्ट्स वर्बलाइज बहुत अच्छा कर देते हैं। दूसरा, सेल्फ हार्म बहुत कॉमन होता है इसमें कि कर रहे हैं लोग, आपको नज़र आएगा होपलेसनेस। लेकिन मतलब उसमें जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई चीज़ डायग्नोसिस करें, बस ये ख्याल रखें सैडनेस सिर्फ एक जज्बा है, टेम्परेरी है। उसकी डिप्रेशन का लेबल करने के लिए आपकी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। और वो डायग्नोसिस तक जाना भी एक पूरा सफ़र है, क्योंकि हमारे यहाँ सर में दर्द होगा, बुखार होगा, हम बड़े आराम से डॉक्टर से पूछ लेंगे, या पाँव में दर्द है, लेकिन अगर कोई डल है, डिप्रेस्ड है, तो हम एक और भी बात सुनते हैं ना कि ये तो जी, एक बात मैं सुनती बड़ी हूँ, डिप्रेशन तो अमीरों की बीमारी है, या जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं है वो डिप्रेस्ड है। तो हमने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, या हमने डिप्रेशन को, या हमने इस तरह के और बहुत सारे मसाइल को बड़ा इग्नोर किया हुआ है। ना सिर्फ इग्नोर किया हुआ है, हम पसंद भी नहीं करते कि हम बात करें। दूसरा, हम लेबल नहीं लगवाना चाहते कि ये किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास गई। तो ये वाली बात भी हमारा, मतलब ये रीज़न जो इस तरह हमने इसको टैबू बना दिया, गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि ये जो चोट है ये नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये शायद किसी बड़ी नुकसान का बायस बन सकती है। अब ये बताइए कि सेल्फ, अगर चले मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या डिप्रेशन में जा रही हूँ, क्या कुछ मैं ऐसा कर सकती हूँ जो मेरी ओवरऑल कंडीशन को इम्प्रूव करे? अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, जाने का सोच रही हूँ, लेकिन इस वक्त अगर इफ़ आई एम फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड, अनइंटरेस्टेड, जो आपने सारे सिम्टम्स कहे, कुछ ऐसा किया जा सकता है टू इम्प्रूव ओवरऑल कंडीशन? अच्छा, देखिए, एक तो जहाँ तक बात है डिप्रेशन की, डिप्रेशन समझ लें 5% होता है लोगों में जनरली, और हम ज़िंदगी में जितने भी जैसे अडल्ट्स हैं, अपनी लाइफ टाइम में 16% ऐसे होते हैं जो ज़रूर एक्सपीरियंस करते हैं एक ना एक दफ़ा डिप्रेशन को। ये तो स्टेटिस्टिक्स हो गए। मतलब 5% लोगों को डिप्रेशन होता है जनरली पॉपुलेशन में, 5%। 8 बिलियन लोग हैं तो 5%। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो हर एक से सुन रहे होते हैं कि वो डिप्रेस्ड है। अराउंड 5% समझ लें ये रेंज। 95% आर सेइंग दे आर डिप्रेस्ड। यही तो, इसीलिए लेबल को नहीं यूज़ करना चाहिए। और यहीं पे बात आ गई कि जो आपने कहा ना कि लोग जाना नहीं चाहते, होता ये है कि लोग चीज़ को उस वक़्त एड्रेस नहीं करते और फिर उस चीज़ को वो इतना ख़राब करते चले जाते हैं। जैसे ज़ख़म है ना, ज़ख़म को अगर आप उस वक़्त उसकी मरहम पट्टी नहीं करेंगे और उसको छोड़ देंगे, गंदा छोड़ देंगे, उसकी सफाई भी नहीं करें, तो वो भी पड़ जाती है, तो इवेंचुअली वो नासूर बन जाएगा ना। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को, प्रॉब्लम को है, आप उस वक्त
जाएं, ज़रूरी थोड़ी है कि जब चीज़ ख़राब ही हो जब भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप उससे पहले जाएं कि वो चीज़ ख़राब ही ना हो। तो एक बात तो ये है कि आप जो है ये देख लें, स्टिग्मा अगर आप कोई भी हमारी सोसाइटी स्टिग्मा कर रही है, इसको स्टिग्मेटाइज़ कर रही है, तो मुझे तो अपना देखना है ना कि मेरा किस चीज़ में फ़ायदा है, मैं किस चीज़ से सही हो सकता हूँ, क्योंकि खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ होगा तो वही सोसाइटी जिससे मैं डर रहा हूँ वो सोसाइटी बैठ के मेरी एड्रेस नहीं करेगी प्रॉब्लम। आज मैं बिस्तर से नहीं निकल पाऊँगा या मैं बिल्कुल वो इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहा, तो मुझे ही अपने आप को निकालना पड़ेगा, तो मैं उस लेवल तक लेके ही क्यों जाऊँ। बिल्कुल। दूसरा, आपने मुझसे सवाल किया कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। देखिए, हम कोशिश करें अपनी डेली लाइफ में थोड़ी सी ट्विकिंग करते हैं। ट्विकिंग इस तरह की कि जैसे आप एक्सरसाइज कुछ ना कुछ ज़रूर करें। डिप्रेशन में तो ये होता है कि दिल ही नहीं करता बिस्तर से, तो वो बंदा निकल के एक्सरसाइज कैसे करेगा। हाँ बिल्कुल। तो आप लंबी नहीं करें, कोई आपको नहीं कह रहा जिम पे जाएं, आप स्टार्ट करें 10 मिनट वॉक कर लें, क्योंकि वॉक अगेन आपके फील गुड हार्मोन्स रिलीज़ करती है, तो वो आपको अच्छा फील कराएगी। आप उदास है ना, आप सनलाइट से क्या होता है, सनलाइट अगेन इज़ वेरी गुड फॉर यू। ये चीज़ें कर लें। दोस्तों से कनेक्शन बनाएं, अपनी दोस्तों के पास जाएं, दोस्तों से बात करें, लोगों से डील करें। इसके अलावा अच्छे साफ़ सुथरे नेचुरल फूड्स खाएं। अच्छा, ये करें। आप जर्नलिंग करें, लिखें अपने जो भी आप लिख सकते हैं, अपना रूटीन बनाएं। या ऐसा लगता है कि हिम्मत करके नहा धो के चेंज करें कपड़े एंड ड्रेस अप, ताकि आपको थोड़ा बेहतर फील हो। हाँ। क्योंकि हम ये भी करते हैं ना, अपने आप को बिल्कुल छोड़ देते हैं, मैले कुचैले कपड़े हैं, घर गंदा पड़ा हुआ है, सबसे पहले हम अपने आप को इग्नोर करना शुरू करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कोई ना कोई रूटीन हो। आप जैसे सुबह उठ रहे हैं तो आप सुबह उठने के बाद अच्छा अब क्या करूँगा, तो हम लोग चलते क्या है कि मेरा दिल करेगा तो मैं ही करूँगा। तो डिप्रेशन में तो वैसे ही आपका दिल तो किसी चीज़ को भी नहीं कर रहा ना, हाँ। तो आपने ये सोच के कुछ नहीं करना कि मेरा दिल करेगा तो मैं करूँगा, आपने बस करना है। तो जब आप करने एक दफ़ा फ्लो में आ जाएंगे ना, फिर मोटिवेशन भी आएगी। हाँ, आप खुद ही उन चीज़ों से निकलते चले जाएंगे। तो आप इस तरह की छोटी छोटी ट्विकिंग, नींद पूरी लें। आप क्या होता है यहाँ पे तो मोबाइल पे बैठ जाते हैं, भी नहीं ना सफिया, डिप्रेस होते हैं तो आप सोचते रहते हैं। देखिए, डिपेंड करता है, या तो नींद ज़्यादा आती है या नींद कम आती है। तो अगर नींद नहीं आ रही है तो मुझे पता है मुझे अच्छी नींद लाने के लिए ये करना है कि मैंने एक तो अपने मोबाइल को साथ नहीं रखना, मेरे रूम का एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर हो, मेरे पास जो है रोशनी मैंने कम की हुई हो, मैंने अपना बिस्तर कंफर्टेबल किया हुआ हो। तो ये जो इतनी रिक्वायरमेंट, हाँ, एक्सरसाइज की हुई हो, क्योंकि हम फिज़िकली एग्जॉस्ट होते हैं ना, तो हम नींद भी करते हैं। प्लस अपनी नींद के लिए जनरली मैं बता रही हूँ, लोग क्या करते हैं, आज 3 बजे सो गए, कल 2 बजे सो गए, परसों 10 बजे सो गए रात के। ये सही नहीं है। आपका एक क्लॉक सिस्टम होना चाहिए कि ये टाइम हुआ इस वक्त में, क्योंकि आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है मुझे नींद आ रही है, अब मुझे सोना है। आप उस वक्त अगर उसको नहीं सोने की देते इजाज़त, तो आप अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, उसको आप हैम्पर करें। तो जब आप स्लीप में तो सारा काम बॉडी कर रही होती है, बॉडी तो सबसे ज़्यादा अवेक होती है व्हेन यू आर स्लीपिंग। सो व्हेन यू आर स्लीपिंग, आपके उस वक्त फिर सारा वो जो हार्मोन्स भी रिलीज़ होने हैं वो सब कुछ हील करती है ना, हील करती है बॉडी, आपको सारा रिपेयर करती है आपकी बॉडी, जो आपको एक सारा मतलब सिंथेसाइज करती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है। तो वो जो सारा एक मैकेनिज़्म अल्लाह ताला ने आपके अंदर डाला हुआ है, उस मैकेनिज़्म को तो पुराने दिन पानी सही पिए, क्योंकि पानी जब आप पीते हैं तो आप टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं आपकी बॉडी से, तो वो निकलेंगे। पानी का, भूख का कुछ ना कुछ रूटीन रखें, थोड़ा सा चेंज ले आएँ, एक्सरसाइज कुछ ना कुछ रखें, गार्डनिंग करें, थोड़ी बहुत फिजिकल करें, जो जो कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर थोड़ा सा पुश करके थोड़ा सा निकले। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और पता है हकीकत ये है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप को आपने खुद ही हेल्प करना है। कोई मसीहा नहीं आएगा, कोई नाइट इन द शाइनिंग आर्मर नहीं आएगा, और जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं वो चीज़ें नहीं बदलेंगी या लोग नहीं बदलेंगे। आपने अपना डिफेंस मैकेनिज़्म बेहतर करना है या थोड़ा सा ढीठ हो जाना है और फोकस अपने ऊपर रखें। हाँ। कुछ कहना चाहेंगी लास्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन एक बहुत ट्रीटेबल डिजीज़ है। 80 to 90% ट्रीट हो जाता है। सही। और जब आपका मॉडरेट मतलब हल्का डिप्रेशन हुआ या मॉडरेट डिप्रेशन हुआ, तो उसमें तो आप टॉक थेरेपी, जो आप साइकोथेरेपी भी कहते हैं, CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है इसके लिए। और जब सिवियर डिप्रेशन हो जाए,
ठीक है, अगेन बेस्ड ऑन डायग्नोसिस कि 2 हफ्ते से आपके कोई 5-6 सिम्टम्स, अगर वो जो लिस्ट है सिम्टम्स में से उससे चल रही है और वो हर रोज़ मौजूद है, तो फिर आपका डायग्नोसिस हो जाएगी। और फिर सिवियर अगर आप क्लासीफाई हो गए, उसमें फिर आपको मेडिसिन के साथ साथ साइकोथेरेपी दोनों लेनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सफ़िया हमारे साथ रहने का। और जो आज सफ़िया ने हमें एक बात बताई कि जो है पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जिनको डिप्रेशन होता है, और हमें ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में 95% लोगों को डिप्रेशन है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपको ज़रा भी महसूस हो रहा है कि मैं बहुत अरसे से सैड हूँ, तो किसी से बात कीजिए। किसी से बात नहीं कर सकते, प्लीज़ उठें, मुँह हाथ धोएं, कपड़े चेंज करें, अपने बारे में अच्छा महसूस करें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो पूरी दुनिया भी आपके साथ उसी वक्त टिकी हुई है जब तक आप अच्छे लग रहे हैं और सेहतमंद हैं। ब्रेक के बाद, अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, उसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत मौजूद है, तो कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। आई विल सी यू राइट आफ्टर दिस स्मॉल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक बात कही थी कि ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि होता क्या है, जब हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है तो पहला तो पाकिस्तान में है कि हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। बेटी हो जाती है, हम बहुत सारे घरानों में एक्सेप्ट नहीं की जाती, बहुत सारे घराने जो है वो दिल पे पत्थर रख के एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत कुछ ही हैं जो खुश होते हैं। लेकिन एक और जेंडर भी है जो एग्जिस्ट करता है, जिससे आम तौर पे हम बहुत डरते हैं और इज्तनाब करते हैं उस टॉपिक पे बात करते हुए। वो होते हैं ख्वाजा सरा। किसी के घर में अगर ख्वाजा सरा पैदा हो तो लोग खुशी तो दूर की बात, दुख भी दूर की बात, जिक्र ही नहीं करते कि उनके घर में क्या पैदा हुआ है। और हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को बनाया है तो वो बिला वजह नहीं बनाया। ख्वाजा सरा एब्सोल्यूट उसी तरह के इंसान है जिस तरह के हम हैं, वो भी उसी जहन के साथ पैदा होते हैं, वही नाक, कान, हाथ, आँखें, उंगलियां, हर चीज़ उनके पास है। फिर क्या वजह है कि इतने सालों के बावजूद आज तक हम में ये एक्सेप्टेंस ही नहीं आई, हम इस बात को सुनना ही नहीं चाहते कि फ़लाँ घर में कोई ख्वाजा सरा पैदा हुआ है। मेरे साथ जो आज मेहमान है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, बिल्कुल बहनों की तरह है, और इनसे मैंने जब जब बात की मुझे ख़ुद बहुत हौसला और हिम्मत मिली है। उनकी कहानी मेरे लिए इतनी मोटिवेटिंग थी जब मेरी शुरू में मुलाकात हुई और जब उन्होंने मुझे बताया कि वो किन किन हालात से गुजरी, किस तरह वो खड़ी रही हर मुश्किल के सामने। वो एक अनबिलीवेबल स्टोरी है। वो ख़ुद ख्वाजा सरा हैं और ख्वाजा सरा के लिए ही वो बहुत ज़्यादा हिम्मत से मुकाबला कर रही हैं। बहुत सारे ख्वाजा सराओं को उन्होंने एक शेल्टर होम भी बनाया, एक कम्युनिटी है उसका, एक ट्रांस प्राइड नामी कम्युनिटी है, उसकी प्रेसिडेंट भी हैं। उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी, और यकीनन इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी वही मोटिवेशन मिलेगी और हिम्मत मिलेगी जो मुझे मिली थी। लेट्स वेलकम निशा। निशा राव, एडवोकेट निशा राव। कैसी हैं निशा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। निशा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे शो में आई, तो उसका पहले मैं वेलकम कहती हूँ और शुक्रिया। मुझे ये बताइए निशा, जिस तरह भी मैंने इंट्रोडक्शन कराया, हमें तो लड़कियों के पैदा होने पे इतनी तकलीफ़ हो जाती है, तो जब ख्वाजा सरा किसी घर में पैदा हो जाए, और क्योंकि आप बहुत सारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी को जानती हैं, तो हाउ डू पेरेंट्स रिएक्ट? वो कहते क्या हैं? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करती हूँ महविश, आप लोगों ने मुझे बुलाया और हमेशा मुझे आप स्पेशली आपने सपोर्ट किया है मुझे, मेरी कम्युनिटी को। यहाँ पर मैं सोसाइटी को ब्लेम करूँगी, पेरेंट्स का मैं समझती हूँ कि हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकती, स्पेशली मैं ख़ुद। सोसाइटी का ये रोल होता है कि अगर किसी के घर में कोई ख्वाजा सरा बच्चा पैदा हो जाता है, सोसाइटी उनको इतना ज़्यादा तानाकशी करती है कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चे से उकता जाते हैं। इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि वो बच्चा खुद घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और मेरी भी स्टोरी इसी तरह की है। क्यों हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि अगर कहीं पर मेरे जिस तरह के बच्चे होते हैं, रिश्तेदार ताना, इतने ज़्यादा ताने देते हैं कि माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मैं समझती हूँ कि सोसाइटी में एक ख्वाजा सरा तो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके माँ बाप भी उसी चक्की में पिस रहे होते हैं। जो ताना ख्वाजा सरा सुनता है वही उसके पेरेंट्स को भी वो चीज़ें फेस करना पड़ता है। हालांकि जिस तरह बेटा हो या बेटी अल्लाह की रहमत है और नेमत है, इसी तरह ख्वाजा सरा भी अल्लाह ताला का वैसे ही तोहफ़ा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको किसी काबिल समझा कि आपको औलाद दी। और जब आप बात कर रही हैं सोसाइटी की, तो हमारे यहाँ शायद बेटियों के पैदा होने का पेरेंट्स को इतना दुख नहीं होता जितना बातें सुन सुन के बोझ लगने लगती हैं। तो मुझे बताइए निशा कि अब आपने आँख खोली घर में, तो ज़ाहिर यू वर डिफरेंट, और आपको किस एज में एहसास हुआ कि मैं डिफरेंट हूँ?
आई थिंक जब मैं 6-7 क्लास में थी मुझे फ़ील हुआ कि मैं एक प्रॉपर लड़का नहीं हूँ, मेरा जेंडर दूसरे बहन भाइयों से जो मेरे क्लासमेट हैं उनसे डिफरेंट है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मसलन के परेशानी हुई, उदास रहने लग गई, चीज़ों में मन नहीं मेरा करता था। क्यों वो जो मेरे घर में मेरा रहन सहन था, लड़कियों की तरह रहना, घर से नहीं निकलना। जब मैं मैट्रिक में आई तो मुझे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें दोबारा से फेस करना पड़ी। फिर मुझे आइडिया हुआ कि मैं अच्छा, मैट्रिक तक आप बॉयज़ स्कूल में थे? मैंने को एजुकेशन में पढ़ा है मैट्रिक तक, तो फील नहीं हुआ। लेकिन क्लासमेट्स थे वो मुझे मायूब नामों के साथ पुकारते थे, बुलिंग करते थे, मोहल्ले में मुझे डिफरेंट तरीके से आवाज़ें कसते थे, लोग अजीब नज़रों से देखते थे। मैं रिलेटिव्स की अगर कहीं शादियों पर जाती थी तो वहाँ पर लोग मुझे अजीब अजीब नामों से पुकारते थे। तो मुझे फ़ील हो गया था कि अल्लाह ने मुझे दूसरे बहन भाइयों से बहुत डिफरेंट बनाया है। अच्छा, ये आमतौर पे अगर किसी का रंगी दबता हुआ उसको इतनी बातें सुनने को मिलती हैं, किसी का कट छोटा है, किसी का लंबा है, तो हमारी तो सोसाइटी का फेवरेट काम है कि लोगों को लेबल कर देना। कोई मोटा है तो मोटा कह के, मोटे मोटे कह के पुकार रहे हैं। ख्वाजा सरा होना तो शायद एक स्टेप फर्दर वो है, डिफ़िकल्ट थिंग टू एड्रेस। मुझे ये बताइए कि आप आज माशाल्लाह लॉयर हैं और एमफिल कर रही हैं लॉ में। एग्जैक्टली मेरा लास्ट सेमेस्टर है। ये हिम्मत कहाँ से आई? घर छोड़ा था? जब मैंने घर छोड़ा तो मेरे फैमिली, तकरीबन मेरा पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा है, मेरे बहन भाई रिश्तेदार सब पढ़े लिखे थे। जब मैं घर से भागी थी घर छोड़कर, तो यही एम लेकर भागी थी कि मुझे निकलना है, ख़ुद के लिए कुछ करना है और मुझे बताना है सोसाइटी में कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जब घर से आई तो अपनी कम्युनिटी में मैंने समझा कि पेरेंट्स की तरह ही वो लुक आफ्टर करेंगे, लेकिन वैसा नहीं था। यहाँ हैंड टू माउथ सिस्टम था। अगर आप भीख मांग रहे हैं तो आप भीख मांगोगे, अगर आप नाच गाना कर रहे हैं तो आप नाच गाना करोगे। आप कभी पार्ट रही? जी, मैं फिर मुझे एजुकेशन हासिल करनी थी। जब मैं आई तो मुझे जिस कम्युनिटी में मैं आ गई तो उन्होंने मुझे कहा कि हम सब भीख मांगते हैं। एक बच्चा जिसकी एज 14 से 15 साल हो उसको भीख, नाच गाना ऐसा आइडिया ही नहीं था, और मैंने कहीं किताबों में पढ़ा नहीं था कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, मुझे कराची के रोडों पर 10 साल भीख मांगना पड़ेगी। या 10 साल भीख मांगे? एग्जैक्टली, मैंने 10 साल डिफरेंट प्लेसेस पर मैंने जाके बैगिंग की। निशा, आप एक अच्छी फैमिली से थी, कैसे आप सड़क, मतलब इट्स नॉट ईजी। देखें कि तारिक बिन ज़ियाद का आपने ये एक सेंटेंस सुना होगा, बर्न द बोट। जब इंसान अपनी कश्तियाँ जला देते हैं तो फिर उसको अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। जब मैंने घर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, एक अलग दुनिया में आ गई, तो मुझे उसी दुनिया को एक्सेप्ट करना था। जब मैं उस दुनिया में आई तो इतना ज़्यादा मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लोगों की इतनी ज़्यादा ज़िल्लत थी और इतना मेंटली टॉर्चर सोसाइटी में लोग हमें करते थे। मैं आज भी अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो मैं जब वो लाइफ गुजार के अब मैं अगर कभी सोचती हूँ तो मैं समझती हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र, अगर मैं वो टाइम ना देखती तो आज मैं इस मुकाम पर ना होती। अच्छा, ज़िंदगी के तमाम तजुर्बात हमें शेप कर रहे होते हैं और कामयाब वो शख्स होता है जो उन तजुर्बात से टूटे नहीं, उनको एज एन एक्सपीरियंस एंड लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे रहे। मुझे बताएं, जो 10 साल आप सड़कों पे भीख मांग रही थी, उस दौरान आप पढ़ाई कर रही थी? जब मैं कराची में आई तो मुझे 2 साल बैगिंग करते हुए गुजर गए थे, तो मैंने समझा मैं नकारा हो जाऊंगी। अल्लाह ने मुझे एक दिमाग दिया है, हाथ पाँव है, मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो मैंने दोबारा से अपनी तालीम को जारी किया। दिन में मैं सिग्नल्स पर बैगिंग करती थी, 3 से 4 घंटे मैं बैगिंग करती थी। उसके बाद शाम में मैं पढ़ती थी। मैंने बैगिंग करके ही 3 तलवार सिग्नल पर मैंने इंटर किया, फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से BA किया। मैंने अपनी तालीम को बैगिंग भी जी, मैं सुबह में मॉर्निंग में मैं भीख मांगने जाती थी और शाम में मैं पढ़ने जाती थी। वाह निशा, इतनी हिम्मत कहाँ से आती थी? ये सोचती थी कि भीख मुझे सारी ज़िंदगी नहीं मांगनी। अच्छा, ये फेज़ है। जी, ये टाइम है, गुजर जाएगा। अगर मैं साबित कदम रही, अपने एम्स को लेकर चलूँगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। एक चीज़ मैं आपको बताते हुए चलती हूँ, जब मुझे मोहल्ले में लोग ताना देते थे ना कि हम पंजाबी हैं, मुझे बोलते थे तू खुश रहें, छक हैं, अजीब अजीब नाम लेते, तो मैं फिर अल्लाह से नाराज़ हो जाती थी कि मुझे क्यों बनाया, मुझे ऐसा क्यों बनाया। और मैं कभी कभी अब दुख करती हूँ कि अल्लाह ने जो मुझे बनाया है कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँ कि उस टाइम मैं नमाज़ पढ़ती थी। मैंने इस दुख से नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया।
कि लोग मुझे मनहूस बोलते थे, लोग मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखते थे, लोग समझते थे कि मैं जहाँ से गुजर जाऊँगी वहाँ बरकत नहीं आएगी। तो फिर जब मैं इस मुकाम पर पहुँची, वही अल्लाह है जिसने मुझे रोड से उठा के हाई कोर्ट में पहुंचा दिया, वही अल्लाह है जिसने मुझे एनजीओ दी। आज मैं गरीब औरतों टेड टॉक्स में भी टेड स्पीकर जी मैंने इतने इंटरनेशनल अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स में इस साल 2023 PSL हमारे हीरोज़ अवार्ड मुझे मिला। मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अगर उसने मुझे इस तरह बनाया तो मैं आज लोगों की मदद ना कर सकती। मैं इतने अपने ट्रांसजेंडर दोस्तों को पढ़ा रही हूँ, उनके ट्रीटमेंट्स करवाती हूँ, उनके लिए हॉस्पिटल्स जाती हूँ। अगर कोई ख्वाजा सरा की डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को उसके आबाई गांव पहुंचाती हूँ। गरीब औरतों की शादियां होती हैं तो मैं उनके जहेज़ का सामान अपने फ्रेंड्स से सपोर्ट लेके उनका करती हूँ। मैं अल्लाह का इसलिए और भी शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने अगर मुझे ये सारी चीज़ें, ये मुश्किलात से ना गुजारा होता तो आज मुझे अल्लाह की कदर ना होती। कि मैं समझती हूँ कि इंसान लाइफ में किसी तरह भी अपनी ज़िंदगी गुजार ले, लेकिन जो उसका असल मुकाम होता है अल्लाह पाक उसको ज़रूर देता है। एब्सोल्युटली, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको यकीन हो उसकी रहमत और हिकमत के ऊपर। आपने एक अपने लिए एक मंजिल बनाई और आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। आखिरी बात, जिस तरह आपने कहा कि बच्चे मजाक उड़ाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगी तमाम लोगों को जो सुन रहे हैं कि अगर अव्वल तो अगर आपके ख्वाजा सरा पैदा हो गया तो खुदा के लिए उसको घर में रखिए, और दूसरा एक और मैसेज भी, बहुत सारे लोग होते हैं, सब कुछ होता है उनके पास, मतलब पूरे मर्द या पूरी औरतें होते हैं, छोटे छोटे मसलों को लेकर बिल्कुल ढह जाते हैं, टूट जाते हैं, अल्लाह पर से की रहमत से हमारा ईमान उठ जाता है। कुछ कहना चाहोगी? पहले इम्पॉर्टेंट ये कि वो कोई ऐसी बात जो एज अ ख्वाजा सर आप पूरी सोसाइटी को कहना चाहती हैं। मैं सोसाइटी को यही मैसेज देना चाहूँगी, अगर किसी के घर में कोई ख्वाजा सरा बच्चा पैदा हो जाता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि साबित कदम रहें, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करें, उसको अच्छी एजुकेशन दें ताकि वो सोसाइटी में जाके निशा राव की तरह ज़िल्लत की ज़िंदगी ना गुजारे। सेकंड, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा हिजड़ा फेस्टिवल हो रहा है 10 नवंबर 2023, तो उसमें मैं चाहती हूँ कि ये जस्ट ख्वाजा सराओं के लिए नहीं हो रहा, ओवरऑल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी के लिए हो रहा है। सब इसमें इनविटेशन आएँ, लोग आएँ ताकि ख्वाजा सराओं को हौसला अफजाई मिले। थर्ड, मैं चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है, हम भी उसी माँ के पेट से पैदा हुए हैं जिससे सब लोग पैदा होते हैं। हम कोई गूगल की पैदावार नहीं है, हम भी सांसें लेते हैं, हम भी इंसान हैं। अगर आप ख्वाजा सराओं के लिए कुछ कर नहीं सकते, उनके साथ मुस्कुराकर बात कर लें, ये भी सदका जारी है। कितनी अच्छी बात कही आपने। और निशा, आपको देख के मुझे वाकई हिम्मत मिलती है कि जब आपकी प्रॉब्लम्स या आपकी कहानी जैसे मुझे पता है तो मुझे लगता है मेरे मसले तो बहुत छोटे हैं, कुछ भी है मैंने शायद वो सब एक्सपीरियंस नहीं किया जो आपने किया। ज़ाहिर है हर किसी के अपने अपने मसाइल होते हैं। दूसरी बात ये कि निशा, हमारी सोसाइटी में तो हम अच्छे अच्छे लोगों को नहीं बख्शते, तो ख्वाजा सरा के बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो मोटिवेशन मुझे यकीन है कि नाजरीन को आज आपसे मिली होगी, वो शायद लोगों को अपने मसले छोटे लगे होंगे और वो सोचेंगे कि चलो अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई विल होपफुली इनवाइट यू अगेन सून। कोई लॉ के हमारे मशवरे, आज तो चलो आपकी कहानी पे डिस्कस किया, कल को हमें कोई कानूनी मशवरे चाहिए होंगे तो हमको ज़रूर बुलाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपका ये हिजड़ा फेस्टिवल भी सक्सेसफुल हो, और तमाम चीज़ें जो आप कर रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत ताकत दे, और हमारा भी जहाँ जहाँ साथ हो, यू कैन ऑलवेज़ टेल मी। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यकीनन आपको निशा की जो गुफ्तगू है वो आपके लिए बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन होगी। तो आपके घर में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई इस तरह का बच्चा है या थोड़ा मुख्तलिफ कोई डिफरेंटली एबल शख्स है, प्लीज़ उसको अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा समझ के उसकी कदर करें। और दूसरी बात, हम जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं, आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको आज सब कुछ दिया तो क्या कल भी ये कायम रहेगा? ये ज़रूर जहन में रखिए कि आज जो मेरे पास सब कुछ है वो कल इसी तरह छिन भी सकता है। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हम शेफ़ साइमा की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि सैंडविचेस कहाँ तक पहुँचे। स्टे ट्यून्ड, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब मैं हूँ किचन में साइमा के साथ। साइमा ने बहुत मज़ेदार सैंडविचेस बना लिए हैं। तो साइमा, ये बताइए कि सैंडविच अब रेडी हैं? जी बिल्कुल। और ये बहुत ही झटपट रेसिपी है ना, आपने फटाफट बैटर बनाया। अच्छा, सैंडविचेस अभी मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसे हैं, लेकिन दिखने में दे लुक
वेरी अपीलिंग और वेरी टेस्टी। तो प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? थैंक यू माविश। एक्चुअली प्रेजेंटेशन तो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि फिर वो आपको एक टेम्पटिंग फीलिंग शो करती है दूसरे को, और जितना अच्छा आपका प्लेटर डेकोरेट होगा तो सामने वाला, वो कहते हैं ना, यू ईट फ्रॉम योर आइज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सेम फार्मूला जो है वो हमारे खाने के साथ जाता है। तो जितना अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने ही लोग टेम्प्ट होंगे और वो ज़रूर ट्राई करेंगे। और फिर साइकोलॉजिकली भी आपके माइंड पे ये चीज़ें असर करती हैं, ओ ये तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, तो ये यकीनन अच्छा भी होगा। हाँ, ये बात तो सही है। फिर वही चीज़ आपके टंग पे भी आ जाती है ना, ज़बान में भी, कि जब आप फर्स्ट बाइट लेंगे तो आपको उसी का एक असर रहता है, क्योंकि वो आपने देखा हुआ होता है कि ये कितनी देखने खूबसूरत के अलावा चीज़ है। खुशबू, अगर किसी चीज़ का अरोमा बहुत लजीज होता है, बिल्कुल, खुशबू से भी आप बहुत ज़्यादा टेम्प्ट होते हैं, तो भी खुद ब खुद हाथ चल पड़ता है उस डिश की तरफ कि भाई हम इसको ट्राई करें ज़रूर। पर सब्र और क्या कहते हैं, अपने सब्र और शुक्र, क्योंकि अभी उठाऊँ नहीं, बहुत देर से आप लोग ट्राई करें और नाजरीन भी इसको ट्राई करें और हमें फीडबैक देना ना भूलें। एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाह रही थी कि जिन लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज होती है वो इसको एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, क्लिंग रैप करें और इसको फ्रिज में रखते हैं। इस सैंडविच की बहुत अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छे फ्लेवर्स के साथ आपको खाने में मिलेगा, यानी आपको नेक्स्ट डे ये ज़्यादा फ्रेश लगेगा। सही। तो इसको ट्राई करना ना भूलिएगा। ये कोल्ड सैंडविचेस है ना? ये कोल्ड सैंडविचेस हैं, बिल्कुल। ये जितने ठंडे होंगे उतने ही मज़ेदार होंगे, क्योंकि इसमें चीज़ आपने डाली है, तो ठंडे होके चीज़ आमतौर पे तो बड़ी मेल्ट करके हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं जी, लेकिन ठंडे होके चीज़ तभी अच्छी लगेगी जब वो हर बाइट में आएगी। फिर हमने इसमें जो वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं उनको कुक नहीं किया है, तो वो भी सौगी नहीं होंगे इसमें। ओके जी, उनकी क्रंचीनेस उतनी ही रहेगी, क्योंकि चीज़, क्रंची वेजिटेबल्स, इन सबको आप डायरेक्टली फ्रिज में रख देंगे ना, तो उनको सौगी होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और क्रीम की वजह से ये सॉफ्ट मॉइस्ट रहेंगे। लेकिन क्लिंग रैप या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख के फ्रिज में रख दीजिए। साइमा, मैंने एक दफ़ा कहीं सुना ही था कहीं पे कि अगर हम एक डैम्प कपड़े के अंदर सैंडविचेस रख दें तो वो भी वो उस सूरत में है अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना है। ठीक है, जैसे हम एग सैंडविचेस हैं, बटर उसमें यूज़ करते हैं, बटर डाल के, तो बटर के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं कि हम डैम्प क्लॉथ के साथ उसको बंद करके बाहर रूम टेम्परेचर पे रखें। तो जो डैम्प क्लॉथ होता है वो मॉइस्चर पहुंचाता रहता है सैंडविचेस को। अच्छा। आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी। जैसे आप लोगों को पता है रमज़ान में ख़वातीन पहले डिशेस बना के रख रही होती हैं, तो उसके लिए भी मैं यही सजेस्ट करती हूँ हमेशा से कि अगर आपने कोई भी ऐसा सैंडविच बना लिया है जिसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, तो उसके लिए आप हमेशा जो भी अपना नैपकिन है या जो भी कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो वो पतला हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत भारी भरकम कपड़ा, क्योंकि वो गीला करके सैंडविचेस के ऊपर लगा दिया, हाँ। तो वो सैंडविचेस का फिर हाल ख़राब हो जाएगा। तो अच्छे से उसको मलमल का कपड़ा लिया। जी, मलमल का, ताकि वो ब्रीदेबल कपड़ा हो, यानी उससे एयर पास हो, ताकि आपकी चीज़ भी ख़राब नहीं हो और फ्रेश भी रहे ज़्यादा देर तक। ठीक है, ज़बरदस्त। और ये एक हेल्दी स्नैक है हमारे पास। हेल्दी स्नैक है। इसमें क्या होता है, बच्चों को शाम में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, और फिर वो चिप्स, बिस्किट जो कि अनहेल्दी होते हैं। थैंक यू सो मच साइमा। थैंक यू माविश। एक और लजीज रेसिपी के लिए। sure ये वो सेगमेंट है जिसको मैं हमेशा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेगमेंट, और जिस तरह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे खाने का बहुत शौक है, पकाने का नहीं है, लेकिन आपकी रेसिपीज इतनी झटपट और आसान होती हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम सारी झटपट मज़ेदार हैं बनाएंगे, बताएंगे आगे भी इंशाल्लाह। सारी हमारे पास झटपट रेसिपीज़ हैं ताकि आप लोगों को कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी चीज़ मिले और रोज़ एक नई चीज़ मिले। हाँ, और मेरे अंदर कुकिंग का शौक उजागर हो जाए। बिल्कुल, जो उजागर करना चाह रहे हैं वो अपने अंदर जो है वो कुकिंग का शौक उजागर कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। यकीनन आप लोग ट्राई करेंगे और मैं तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि हर वो चीज़ जो आसान है, जैसे मेरा एक उसूल है कि भाई किचन में अगर आधे से पौन घंटे में काम हो सकता है तो वो चीज़ मैंने ज़रूर ट्राई करनी है। और साइमा की सारी ही रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो होती बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन बहुत आसान, ईजी टू मेक होती हैं। तो आई विल सी यू गाइज अगेन टुमारो नए मेहमानों के साथ, साइमा की नई रेसिपी के साथ, नई ख़बरों के साथ। तो प्लीज़ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज ज़रूर कुछ पॉजिटिव सोचिएगा सारे दिन में। जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि नेगेटिव तो हम हर वक्त बातें करते रहते हैं, नेगेटिविटी को सोचते रहते हैं। आज के दिन अपने आप से अहद करेंगे कि हम कोई बात नेगेटिव नहीं सोचेंगे, सिर्फ अच्छा सोचेंगे, अच्छी चीज़ों पर फोकस करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमारा मूड बाय द एंड ऑफ द डे
कैसे चेंज होता है। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह, नए गेस्ट, नई रेसिपी और नई खबरों के साथ। जब तक आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और आज के दिन सिर्फ़ और सिर्फ मस्बत सोचिए, मनफी चीज़ों से परहेज़ करें। सारा दिन में अपनी नेमतों को, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, फिर देखिएगा कि शाम तक या रात तक आपका मूड कैसे अच्छा हो जाता है। आई सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।